जय हिंद दोस्तों, इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स में आपका स्वागत है। आज आईडीआर के इस डिटेल्ड चैप्टर वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फाइटर जेट की जो कि बीते कुछ समय पहले टर्की की एक मिलिट्री फैसिलिटी लीबिया में अपने किए गए कारनामों के चलते पूरी विश्व की मीडिया में छाया हुआ था। फिलहाल यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल होने को लेकर के एक बार फिर विश्व जगत की हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी फाइटर जेट की ए से लेकर जेड तक सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि फ्रांस की डैसॉल्ट एविएशन कंपनी का 4.5 जनरेशन राफेल फाइटर जेट सितंबर 2016 से भारत और फ्रांस के बीच हुई 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील से लेकर अभी तक हमेशा सुर्खियों में रहा है। भारत और फ्रांस के बीच हुई इस डील के अंतर्गत फ्रांस अभी 36 राफेल फाइटर जेट्स, जिसमें 28 राफेल EH यानी सिंगल सीटर और 8 राफेल DH यानी डबल सीटर की डिलीवरी 2022 तक कंप्लीट करेगा। फिलहाल भारत फ्रांस की तरफ से रिसीव हो चुके फर्स्ट बैच के 5 राफेल फाइटर जेट्स, जिसमें 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर को फुली लोडेड कर उन्हें जल्दी ऑपरेशनल करने की तैयारी में लगा हुआ है। फ्रांस से भारत आए फर्स्ट बैच के इन सभी 5 राफेल फाइटर जेट्स को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर फुली वेपन लोडेड करके और कुछ इंडियन स्पेसिफिक सिस्टम को इंस्टॉल करके इन सभी को जल्द ही भारतीय वायुसेना में पूरी तरह ऑपरेशनल किया जाएगा। हालांकि पहले फर्स्ट बैच में 4 राफेल फाइटर जेट्स आने की बात की जा रही थी, लेकिन बीते कुछ समय से चाइना और इंडिया के बीच हुए स्टैंड ऑफ की वजह से भारत की तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट किए जाने के बाद भारत को फर्स्ट बैच में 5 राफेल फाइटर जेट्स सौंपे गए। भारत के लिए इन 5 राफेल फाइटर जेट्स का इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन काफी अहम माना जा रहा है। तो आखिर भारत के दुश्मन और पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना के इन राफेल फाइटर जेट्स को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, डैसॉल्ट राफेल फ्रांस का ट्विन इंजन कनार्ड डेल्टा विंग ओमनी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है। फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी दोनों की लगभग सभी रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करते हुए डिजाइन एंड डेवलप्ड हुआ राफेल कई मिशंस जैसे एयर डिफेंस, एयर सुपरियोरिटी, रिकॉन्सेंस, क्लोज एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स, एंटी-शिप अटैक्स और न्यूक्लियर डिटरेंस, यह कहीं लगभग हर एक पॉसिबल मिशंस को बखूबी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मीडियम वेट कैटेगरी में सबसे अच्छा ऑप्शन है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन सबका क्रेडिट राफेल के डेवलपमेंट और उसके बाद उस पर कंटिन्यूसली मॉडिफिकेशंस पर किया गया हार्डवर्क और डेडिकेशन है। तो यहाँ पे थोड़ा राफेल के डेवलपमेंट पे बात करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूँगी फ्रांस की डैसॉल्ट एविएशन कंपनी ने राफेल फाइटर जेट को एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ डिज़ाइन एंड डेवलप किया था, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से राफेल को इंक्रीमेंटली स्टैंडर्ड वाइज डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया था। सबसे पहले साल 2004 में स्टैंडर्ड F1 वाले राफेल को फ्रांस की तरफ से ऑपरेशनल किया गया, जो कि सिर्फ एयर टू एयर डेमोन्स्ट्रेशन कैपेबिलिटीज़ के लिए था। उसके बाद सेकेंड स्टैंडर्ड F2 वाले राफेल फाइटर जेट को 2006 में ऑपरेशनल किया गया, जो कि फ्रांस की आर्मी और नेवी दोनों की लगभग सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए ओमनी रूल कैपेबिलिटीज़ जैसे एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक्स जैसी कैपेबिलिटीज से लेस था। इसके बाद फ्रांस की डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से स्टैंडर्ड F3 राफेल पर काम किया गया और फिर आगे 2008 के मिड में इस फाइटर जेट को फ्रेंच एयरफोर्स को एज पर कॉन्टैक्ट डिलीवरी एग्जैक्ट टाइम पर सौंपा गया। F3 स्टैंडर्ड राफेल F1 और F2 स्टैंडर्ड राफेल से कई मायनों में अलग और एडवांस था। फ्रांस की तरफ से F3 स्टैंडर्ड राफेल को एयर रिकॉन्सेंस मिशन के लिए सुटेबल बनाने के साथ साथ इसके वॉरहेड पर भी काम किया गया। F3 स्टैंडर्ड वाले राफेल AM-39 एक्सेसिव एंटी-शिप मिसाइल्स को कैरी करने के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल ASMP जैसी डेडली क्रूज मिसाइल्स को भी कैरी करने में कैपेबल था। इन सब के बाद डैसॉल्ट एविएशन ने राफेल की लॉन्ग एयर टू एयर और लॉन्ग एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज को फर्दर एनहेंस करने की दिशा में भी काम किया। इसके अलावा राफेल की डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज को और भी बेटर करने के लिए डैसॉल्ट एविएशन ने राफेल के एवियोनिक्स पर भी काम किया और फिर 2014 में राफेल के F3R स्टैंडर्ड वेरिएंट को इन सब मॉडर्न खूबियों के साथ ऑपरेशनल किया। फ्रांस के राफेल का प्रेजेंट और सबसे लेटेस्ट F3R स्टैंडर्ड वेरिएंट कई देशों की इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजरा और हर बार रिजल्ट काफी पॉजिटिव मिले। भारत को मिलने वाले सभी 36 राफेल फाइटर जेट्स इसी F3R स्टैंडर्ड के हैं, जो कि प्रेजेंट मॉडर्न वॉरफेयर के किसी भी ऑपरेशंस की
लगभग हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। हालांकि फिलहाल फ्रांस राफेल की F4 स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है, जिसे फ्रेंच मिनिस्ट्री की तरफ से मार्च 2017 में ऑथराइज किया गया था। और डसोल्ट एविएशन की माने तो 2023 के एंड तक राफेल का हाईली एडवांस्ड F4 वेरिएंट रोल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे ये सब बताने यानी F1 से F3 स्टैंडर्ड राफेल के बारे में बताने के दो पर्पस थे। पहला ये कि इंडिया कौन से स्टैंडर्ड के राफेल को रिसीव करेगा इसलिए, और दूसरा हमारे आने वाले LCA तेजस के वीडियो में भारत की तरफ से LCA के स्टार्टिंग से लेके अब तक और फर्दर डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझने और राफेल के डेवलपमेंट से LCA तेजस के डेवलपमेंट और फर्दर अपग्रेडेशन को रिलेट कर आसानी से समझने में। तो इन सब के बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं और राफेल का DNA स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर राफेल के बॉडी और फ्रेम की, तो राफेल के बॉडी पार्ट का लगभग 70% पार्ट सिर्फ हाईली एडवांस कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो कि इसके RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट के RCS और इंफ्रारेड सिग्नेचर को रिड्यूस करने के लिए इसके एयर फ्रेम में कई चेंजेस किए गए, जैसे इसकी टेल फिन के साइज को रिड्यूस करना, फ्यूज लेग की रिशेपिंग करना और इसके इंजन एयर इनलेट्स को एयरक्राफ्ट के विंग के अंदर रिपोजिशन करना, जिसे हम एस डक के नाम से भी जानते हैं। इन सब के अलावा राफेल के बॉडी एयर फ्रेम में डेल्टा विंग के साथ क्लोज कपल का नाट को भी यूज में लिया गया है। तो हम इनको क्यों यूज में लिया है, इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कनाड और विंग्स के बीच क्लोज कपलिंग सभी टाइप्स की फ्लाइट कंडीशन के दौरान वाइड रेंज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करती है, जो कि राफेल को हाई और लो एल्टीट्यूड पर डिफरेंट मैन्यूवर परफॉर्म करने के दौरान एक्सीलेंट हैंडलिंग प्रोवाइड करती है। इसके अलावा राफेल का क्लोज कपल का नाट और डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन राफेल के कॉम्बैट परफॉर्मेंस के दौरान भी की रोल प्ले करता है। राफेल के इस फीचर की वजह से राफेल फुली लोडेड होने के बाद भी हाई एंगल ऑफ अटैक पर अपने ऑपरेशंस बहुत इजीली परफॉर्म करता है। यहाँ पे आपको एक चीज जानकर और भी हैरानी होगी, राफेल के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पर किए गए ट्रायल्स के दौरान लगभग 1 मिलियन फ्लाइट आवर्स के बाद भी इसके FCS यानी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में एक भी सिंगल एक्सीडेंट नोटिस नहीं किया गया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप हाई एंगल ऑफ अटैक पर कई बार प्रॉब्लम फेस कर चुके अमेरिकन F-35 के लिए जाएंगे या मेरे फेवरेट राफेल के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं राफेल फाइटर जेट के इंजन की। दोस्तों, राफेल के शुरुआती स्टैंडर्ड वेरिएंट में सेफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी के स्नेकमा M88 ट्विन शाफ्ट टर्बोफैन इंजन को यूज किया गया था, जिसे स्पेशली राफेल के लिए डिजाइन किया गया था। बाद में राफेल में M88 इंजन का अपग्रेडेड वर्जन M882 यूज किया गया, जो कि कई मायनों में पिछले M88 इंजन से काफी एडवांस था। राफेल का M882 इंजन ड्राई कंडीशन में 50 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर कंडीशन में 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। राफेल के इस एडवांस इंजन में यूज होने वाली इंटीग्रली ब्लेडेड कंप्रेसर डिस्क, जिसे ब्लिस्क भी बोला जाता है, राफेल के इंजन को काफी एफिशिएंट बनाती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ब्लिस्क बेसिकली एक सिंगल पार्ट होता है जो कि कंप्रेसर, रोटर डिस्क और उसके बाद में अटैच की जाने वाली ब्लेड्स को एक साथ कैरी करता है, जिससे कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स काफी कम होते हैं, पावर फ्लो में फ्रिक्शन लॉस भी कम होता है और ऑब्वियसली इफिशियंसी ज्यादा होती है। इसके अलावा ब्लिस्क की वजह से राफेल में ड्रैग फोर्स काफी कम और एयर कंप्रेशन काफी ज्यादा होता है। मतलब कंक्लूड करते हुए कहा जाए तो राफेल के M882 इंजन की वर्किंग एफिशिएंसी ब्लिस्क के चलते काफी हद तक बेटर होती है। दोस्तों, राफेल का M882 इंजन FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल जैसी हाईटेक चीजों से भी लेस होता है, जो कि राफेल को उसके कंप्लीट फ्लाइट एरिया में केयरफ्री इंजन हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको एक चीज जानकर फिर से हैरानी होगी, राफेल के स्नेकमा M882 इंजन में इंटीग्रेट होने वाली थ्रोटल कॉम्बैट पावर से आइडियल पावर और आइडियल पावर से फिर कॉम्बैट पावर के ट्रांसमिशन के दौरान, यानी कि आइडियल और आफ्टर बर्नर के दौरान ओपन और क्लोज होने में महज 3 सेकंड लेती है। इन सब खूबियों के बाद भी राफेल की तरफ से M882 इंजन के अपग्रेडेड वेरिएंट्स पर कंटिन्यूअसली काम किया जाता रहा है। फिलहाल राफेल के इंजन का सबसे अपडेटेड वर्जन M884ES है, जो कि पूरी तरह ऑपरेशनल है। राफेल का M884ES इंजन राफेल को सभी मॉडर्न टेक के साथ लॉन्गर लाइफ भी ऑफर करता है। राफेल के इंजन पार्ट को कवर करने के बाद अब हम बात करते हैं राफेल फाइटर जेट के सबसे क्रूशियल और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, यानी कि राफेल के एवियोनिक्स पार्ट की। दोस्तों,
जैसा कि हम सबको पता है कि राफेल फाइटर जेट में RBE2 AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार यूज में ली जाती है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं RBE2 रडार की वजह से राफेल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के किसी भी चैलेंज को काउंटर करने में कैपेबल होता है। और वो क्यों होता है, आगे उसी पे बात करते हैं। डिफेंस लवर्स, राफेल में यूज होने वाली RBE2 मल्टी रोल इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार 1990s में डेवलप्ड हुई अपने टाइप की यूरोप की पहली रडार है। थेल्स के द्वारा काफी रिसर्च वर्क और एफर्ट्स के बाद बनी RBE2 रडार एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों केसेस में राफेल फाइटर जेट को सुपीरियर डिटेक्शन और ट्रैकिंग रेंज प्रोवाइड करती थी। इसके अलावा RBE2 रडार राफेल को काफी हाई रेवोल्यूशन की ग्राउंड मैपिंग के साथ साथ सर्च डोमेन के बाहर भी टारगेट को ट्रैक करने में बहुत मदद करती थी। हालांकि थेल्स ने RBE2 रडार पर कॉन्स्टेंटली काम करना जारी रखा और फिर आगे 2012 में थेल्स की तरफ से RBE2 रडार का अपग्रेडेड वर्जन RBE2 AA राफेल को डिलीवर किया गया और तब से लेके अभी तक राफेल में इसी रडार का यूज किया जाता है। राफेल में यूज होने वाली RBE2 रडार का अपग्रेडेड वर्जन RBE2 AA कन्वेंशनल एंटेनास के कंपैरिजन में हाई लेवल की सिचुएशनल अवेयरनेस राफेल को प्रोवाइड करती है, जिससे कि राफेल को टारगेट को इजीली डिटेक्ट करने में और मल्टी टारगेट्स को ट्रैक करने में काफी मदद मिलती है। राफेल में यूज होने वाली RBE2 AA रडार सीवियर जैमिंग कंडीशन में भी क्लोज कॉम्बैट और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के लिए राफेल के लिए काफी फायदेमंद होती है। इसके अलावा राफेल की RBE2 AA रडार बियॉन्ड रेंज डिटेक्शन के लिए फुली प्रूव्ड है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, राफेल के 2018 में क्वालिफाइड हुए लेटेस्ट F3R स्टैंडर्ड में RBE2 AA रडार यूज की जाती है। हालांकि थेल्स की तरफ से अभी 4D AESA न्यू एडवांस रडार राफेल के लिए डेवलप्ड की जा चुकी है, जो कि किसी भी टारगेट को बहुत जल्द ट्रैक करके लॉन्ग टाइम तक और लॉन्ग रेंज तक टारगेट को एंगेज कर उसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम कंप्लीटली नॉकआउट करने जैसी कई मॉडर्न टेक को भी अपने साथ कैरी करती है। डसॉल्ट एविएशन के द्वारा जल्द ही आने वाले F4 स्टैंडर्ड राफेल में इसी 4D AESA रडार को यूज करने की बात की जा रही है। राफेल के RBE2 AESA रडार को समझने के बाद अब हम बात करते हैं राफेल के एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की जो कि एक हद तक राफेल को स्टेल्थ बनाने या कहीं राफेल को बिना पकड़ में आए अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में की रोल प्ले करता है। दोस्तों, राफेल के फ्रंट बॉडी एयर फ्रेम में यूज होने वाला FSO यानी फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम राफेल को रडार जैमिंग से बचाते हुए लॉन्ग रेंज से ही अपने टारगेट को इंगेज कर उसे डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। राफेल का FSO सिस्टम ऑप्ट्रॉनिक्स वेवलेंथ पर काम करता है। राफेल में फुली इंटीग्रेट होने वाला FSO सिस्टम लॉन्ग ग्राउंड, एयर और सी टारगेट्स के लिए हाई एंगुलर ट्रैकिंग के साथ टारगेट्स की पकड़ में आए बिना उसे आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करने में काफी अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा राफेल के FSO सिस्टम का पावरफुली सेंसर पैकेज टारगेट को आइडेंटिफाई करने के दौरान विजुअल कॉन्टेक्ट को एस्टैब्लिश करके इंगेजमेंट को काफी आसान बना देता है। यानी कि कंक्लूड करते हुए कहा जाए तो राफेल फाइटर जेट की RBE2 AESA रडार और FSO सिस्टम राफेल को किसी भी लॉन्ग से लॉन्ग डिस्टेंस वाले टारगेट को एयर, सी या ग्राउंड में पकड़ में आए बिना टारगेट को ट्रैक, आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय करने की पूरी काबिलियत रखता है। दोस्तों, राफेल के एवियोनिक्स पार्ट के बारे में समझने और जानने के बाद अब हम राफेल के कवच कहे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की बात करते हैं। डिफेंस लवर्स, राफेल को मॉडर्न वॉरफेयर के किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए थेल्स और MBDA दोनों कंपनीज ने एक साथ मिलकर राफेल के इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट पर काफी लंबा काम किया है, जिसे स्पेक्ट्रा बोला जाता है। राफेल का स्पेक्ट्रा EW सूट किसी भी मॉडर्न एयरबोर्न और ग्राउंड थ्रेट्स को टैकल करने के लिए राफेल का एक अचूक हथियार है। राफेल में इंटीग्रेट होने वाला यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट राफेल को लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हुए इंफ्रारेड होमिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी और मॉडर्न लेजर थ्रेट्स की एक्यूरेट लोकेशन आइडेंटिफाई करते हुए राफेल को थ्रेट वार्निंग प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे आप रेडियो फ्रीक्वेंसी और लेजर थ्रेट के बारे में नाम से एक हल्का आइडिया लगा सकते हैं, बट इंफ्रारेड होमिंग को समझना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल या किसी भी वेपन सिस्टम में यूज होने वाला एक ऐसा पैसिव गाइडेंस सिस्टम होता है जो कि IR यानी इंफ्रारेड लाइट एमिटर टारगेट्स को इंगेज करने के लिए ट्रैक एंड फॉलो करता है। इन सब के साथ राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग जैसे
कई हाईटेक सिस्टम से इंटीग्रेट होते हुए राफेल को एडिशन थ्रेट प्रोटेक्शन के साथ रिक्वायर्ड डिफेंस सिस्टम से थ्रेट काउंटरिंग भी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा स्पेक्ट्रा सिस्टम की लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज पायलट को दुश्मन की इंगेजमेंट से पहले ही मोस्ट डिफेंसिव मैन्यूवर्स परफॉर्म करने और प्रॉपर एक्शन लेने में राफेल की काफी मदद करते हैं। स्पेक्ट्रा के अलावा राफेल के कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे टैलियोस और एरोस राफेल के रिकॉन्सेंस मिशंस के दौरान काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ थोड़ा इनको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, राफेल में यूज होने वाले और थेल्स कंपनी के द्वारा डिजाइन किए गए न्यू टैलियोस यानी टारगेटिंग एंड लेजर डेजिग्नेशन पॉड्स राफेल को फुल डे एंड नाइट सर्विलेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ टारगेट के ऑटोमेटिक डिटेक्शन और रिकॉग्नाइजेशन में भी राफेल की काफी मदद करते हैं। राफेल के टेलियो स्पॉट्स इसमें यूज होने वाले हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से लॉन्ग रेंज के फिक्स्ड और मूविंग टारगेट्स को इजीली आइडेंटिफाई करने में राफेल की मदद करते हैं। इसके अलावा थेल्स कंपनी के इन पॉड्स की इमेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज इन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा करती है। इन सब के साथ स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल दोनों रिकॉन्सेंस मिशंस के लिए फ्रांस की तरफ से राफेल में थेल्स कंपनी के न्यू जेनरेशन एरोस पॉड सिस्टम का भी यूज किया जाता है। राफेल में यूज होने वाला यह हाईटेक सिस्टम अपनी क्विक एनालिसिस कैपेबिलिटीज के चलते इंटेलिजेंस गैदरिंग साइकिल को कम करते हुए ऑपरेशन का टेम्पो एक्सीलेट करने में काफी की रोल प्ले करता है। इसके अलावा राफेल में यूज होने वाले ये एरोस्पॉट्स हाई और लो एल्टीट्यूड्स पर किसी भी ऑपरेशन के दौरान डेटा लिंक के साथ फिट होते हुए हाई रेजोल्यूशन इमेज के डिटेक्शन और ट्रांसमिशन को भी इजी करते हैं, जिससे कि रियल वॉर जैसी सिचुएशंस पर मिलिट्री डिसीजन आसानी से एस्टेब्लिश किए जा सकें और प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। दोस्तों, इन सब चीज़ों के अलावा राफेल का MMI सिस्टम यानी मैन मशीन इंटरफेस सिस्टम भी राफेल को सभी के लिए मीडियम वेट कैटेगरी में एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। राफेल में यूज होने वाला यूनिक MMI सिस्टम मैन मशीन इंटरफेस को इजी बनाते हुए टच स्क्रीन होटास सिस्टम यानी हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक कंट्रोल सिस्टम भी राफेल को प्रोवाइड कराता है, जिससे कि राफेल के कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स की हैंडलिंग काफी स्मूथ होती है। इसके अलावा राफेल में शॉर्ट रेंज के लिए हेड अप डिस्प्ले HUD जो कि वाइड रेंज का होलोग्राफिक व्यू प्रोवाइड कराती है, और मीडियम और लॉन्ग रेंज के लिए मल्टी इमेज हेड लेवल डिस्प्ले यानी HLD जो कि हेड अप और हेड डाउन दोनों में फास्ट आई ट्रांसमिशन पायलट को प्रोवाइड कराती है। दोनों राफेल में यूज की जाती हैं। तो यहाँ फाइनली हमारा राफेल का एवियोनिक्स, EW एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं राफेल के आर्मामेंट्स यानी वॉरहेड की। दोस्तों, राफेल के वॉरहेड पार्ट पर जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। डसॉल्ट एविएशन की तरफ से राफेल के वॉरहेड स्टेशन को कुछ इस तरह से डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है कि राफेल में वैरायटी ऑफ करेंट एंड फ्यूचर वेपन्स को टाइम टू टाइम इजीली इंटीग्रेट किया जा सके। फिलहाल हम राफेल के वॉरहेड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, राफेल अपने वॉरहेड में वाइड रेंज ऑफ मिसाइल्स जैसे मीका, मेट्योर, हैमर, स्कैल्प और AM39 एक्सिसेट जैसी डेडली मिसाइल्स को अपने अलग अलग वेरिएंट्स में कैरी करता है। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन मिसाइल्स का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। बात करें अगर सबसे पहले MBDA कंपनी की मीका मिसाइल की, तो राफेल की मीका एक मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि राफेल के साथ मिराज फाइटर जेट के लेटेस्ट वर्जन मिराज 2005 कॉम्बैट फाइटर जेट में यूज में ली जाती है। दोस्तों, मीका बेसिकली डुअल रोल प्ले करती है जो कि BBR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज और SR यानी शॉर्ट रेंज दोनों कॉम्बैट सिचुएशंस में हाई परफॉर्मेंस एग्जिबिट करती है। मीका का एयर लॉन्च सिस्टम 4 मैक की स्पीड के साथ 500 मीटर से 80 किलोमीटर तक अपने ऑपरेशंस बखूबी से परफॉर्म करता है। इसके साथ राफेल में यूज होने वाली मीका मिसाइल अपने दो वेरिएंट्स यानी मीका RF जो कि एक्टिव रडार होमिंग सीकर मिसाइल है और मीका IR जो कि इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर मिसाइल है के साथ आती है। मीका के इन दोनों वेरिएंट्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे ये चेफ एंड फ्लेयर जैसे काउंटर मेजर्स को फिल्टर आउट करते हुए अपने टारगेट को आसानी से लॉक कर सके। मीका के बाद बात करें अगर मेट्योर मिसाइल की, तो राफेल के साथ मेट्योर मिसाइल का सक्सेसफुली इंटीग्रेशन 2017 में हुआ था। MBDA कंपनी की मल्टी शॉट कैपेबल मेट्योर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक के दूर के मूविंग टारगेट्स जैसे फाइटर जेट्स, UAVs एंड क्रूज मिसाइल्स को इजीली हिट करके डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होती है। इसके अलावा 4 मैक से भी ज्यादा हाई स्पीड पर क्रूज होने वाली यह डेडली मिसाइल राफेल के डेटा लिंक से कोऑर्डिनेट करके टारगेट के पल पल की अपडेट पायलट को प्रोवाइड करती है। हालांकि राफेल की मीका मिसाइल से अलग यह मिसाइल सिर्फ एक्टिव रडार होमिंग टारगेट्स को नॉकआउट करने की कैपेबिलिटी रखती है।
राफेल की मीका, मेट्योर जैसी एयर टू एयर अटैक्स मिसाइल्स के बाद अब हम बात करते हैं राफेल के सबसे डेडली ग्राउंड टारगेट मिसाइल की। दोस्तों, राफेल में यूज होने वाली स्टॉर्म शैडो या कहें स्कैल्प ईजी एक लो ऑब्जर्वेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो कि एमबीडीए कंपनी की अपाचे एंटी रनवे मिसाइल से इंस्पायर्ड है। राफेल की स्कैल्प ईजी मिसाइल जीपीएस गाइडेड और इमेजिंग इंफ्रारेड गाइडेड होने के साथ साथ लगभग 300 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक के दूर के ग्राउंड टारगेट्स जैसे बंकर्स, शेल्टर्स और कोई भी ग्राउंड एस्टेब्लिशमेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होती है। इसके साथ राफेल की यह मिसाइल लगभग 450 केजी का वॉरहेड कैरी करने में इजीली कैपेबल होती है। हालांकि राफेल की यह फायर एंड फॉरगेट मिसाइल लॉन्च करने से पहले ही प्रोग्राम की जाती है, जिसमें एक बार कोई भी कमांड या टारगेट को लेकर दी गई इन्फॉर्मेशन को लॉन्च के बाद चेंज नहीं किया जा सकता है। राफेल के वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन के चलते राफेल 2 स्कैल्प ईजी मिसाइल्स को वॉरहेड के साथ इजीली कैरी करते हुए दुश्मन की टेरिटरी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होता है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो राफेल की स्कैल्प मिसाइल लॉन्ग रेंज के ग्राउंड टारगेट्स के लिए एक गेम चेंजिंग मिसाइल है। दोस्तों, राफेल की मीका, मेट्योर और स्कैल्प मिसाइल्स के बाद अब हम बात करते हैं राफेल में यूज होने वाली AM-39 एक्सेसिड और हैमर मिसाइल्स की। डिफेंस लवर्स AM-39 फ्रेंच बिल्ड एंटी सिप मिसाइल है जिसके डिफरेंट वेरिएंट्स को सरफेस, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। राफेल में यूज होने वाली AM-39 मिसाइल मैक्सिमम 0.93 मैक की स्पीड पे क्रूज होने के साथ साथ लगभग 170 केजी तक के वॉरहेड को भी इजीली कैरी कर सकती है। राफेल की यह मिसाइल 70 से 180 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज के साथ अपने रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बखूबी से परफॉर्म करती है। AM-39 मिसाइल के अलावा राफेल के वॉरहेड स्टेशन में फ्रांस की हैमर मिसाइल भी यूज में ली जाती है। राफेल में यूज होने वाली हैमर मिसाइल रॉकेट इनेबल्ड एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन मिसाइल होती है जो कि 60 किलोमीटर तक की रेंज तक अपने ऑपरेशंस बखूबी से परफॉर्म करती है। फ्रांस की हैमर मिसाइल बेसिकली हाई एल्टीट्यूड्स के टारगेट को एंगेज करने में यूज की जाती है। फ्रांस का राफेल फाइटर जेट इन सब डेडली और गेम चेंजिंग मिसाइल्स को कैरी करने के साथ साथ 500 LVS से लेकर लगभग 2000 LVS तक के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और 2500 राउंड्स पर मिनट फायर करने वाली नेक्स्टर की 30 M791 30 mm इंटरनल कैनन भी अपने साथ कैरी करता है। इन सब के साथ राफेल में टोटल 14 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। हालांकि राफेल के नवल वर्जन यानी राफेल M में टोटल 13 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो में हमने यहाँ तक राफेल फाइटर जेट से जुड़ी लगभग हर एक मेजर चीज जैसे एयर फ्रेम, इंजन, एवियोनिक्स, EW सूट और वेपन पैकेज के बारे में जाना और समझा। लेकिन इन सब खूबियों के अलावा भी राफेल में कुछ और खूबियां हैं, जैसे बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग की खूबी, बहुत लो एल्टीट्यूड पर एयर टू एयर मिसाइल को फायर करने की खूबी, राफेल के इंजन को 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन रेडी करने की खूबी और राफेल के ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम की खूबी। यानी कि इतना सब जानने और समझने के बाद ये तो क्लियर है कि राफेल मीडियम वेट कैटेगरी में वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फाइटर जेट्स में से एक है और कहीं ना कहीं भारत का इस फाइटर जेट को अपनी इन्वेंट्री में शामिल करना भी भारत के द्वारा उठाए गए जरूरी कदमों में से एक है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने राफेल फाइटर जेट से जुड़ी लगभग हर एक छोटी और बड़ी चीज को समझाने की अपनी पूरी कोशिश की है। लेकिन भारतीय वायुसेना में जल्द ही फुली ऑपरेशनल होने वाले राफेल में कई चीजें ऐसी हैं जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं की हैं, और वो क्यों शायद आपको भी समझ आया हो। हमारे राफेल का ये डिटेल वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो इंडियन स्पेसिफिक राफेल में क्या कुछ अभी खास है और क्या कुछ भविष्य में खास होने वाला है, इन सब चीजों पर हम एक वीडियो जरूर लेके आएंगे। फिलहाल आप सबसे विदा लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि अगर वीडियो के कंटेंट के पीछे की गई मेहनत 1% भी पसंद आई हो तो वीडियो को खूब प्यार देते हुए लाइक एंड शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस राफेल चैप्टर को हमारे एम का चैप्टर जितना प्यार दोगे तो आप लोग सुरक्षित रहिए, आईडीआर के इंस्टाग्राम पेज के साथ अपडेटेड रहिए और अपने इस देश से ऐसे ही प्यार करते रहिए। जय हिंद।